गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी क्या होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर आकर गिरेगा। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है वो जो ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, उसके ऊपर अर्थ जो होती है एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या शॉर्ट में ग्रेविटी बोलते हैं। उस कारण वो क्या होता है, अर्थ के सरफेस पर आकर गिरता है। अब देखिए, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। देखिए, अगर आप एक स्टोन को किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा, अर्थ के ऊपर, अर्थ की तरफ आकर गिरेगा। रीज़न क्या होगा? द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द स्टोन एंड पुल्ड इट डाउन। और उसको क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा। देखिए, ऐसा होता है इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको अर्थ क्या कर रही है, अपने सेंटर की ओर खींच रही है विद अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या शॉर्ट में हम उसको ग्रेविटी भी बोल देते हैं। इसलिए क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो हमेशा क्या होगी, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाकर गिरती है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवार्ड्स इट्स सेंटर। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी एक ही बात है। देखिए, अब इसकी एप्लीकेशन देख लीजिए। इसको हम देखते कहाँ कहाँ पर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉ करेंगे सर्टेन हाइट से तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही क्या होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर गिरता है। सेकंड, जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। जितनी भी गैसेज है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, वो एटमॉस्फेयर को लीव कर कर क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है अर्थ। इस कारण क्या होता है, अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, रेन जब होती है तो रेन की जो ड्रॉप्स होती है वो नीचे की तरफ क्यों गिरती हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हाई टाइड लो टाइड होते हैं सी में, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं। जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है वो भी किसके कारण है? वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। क्लियर है? अब इनको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? वो कहता है, ये न्यूटन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, every object in this universe attracts every other object with a certain force. The force with which two objects attract each other is called gravitational force. देखिए, न्यूटन ने ये बताया था, ये मैं भी आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए, ऐसा होता है इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मान लीजिए इस रूम के अंदर एक पंखा है, एक ट्यूबलाइट है, वो भी क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इवन यहाँ पे जो बेंचेस पड़ी हुई हैं वो भी क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। किस फोर्स से? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है? इस यूनिवर्स में कोई सी भी दो चीज़ें आप ले लीजिए, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों? हमने कभी मूवमेंट तो होते हुए देखा नहीं। वो मूवमेंट हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो बहुत ही वीक फोर्स होती है। इसका इफेक्ट आप जब ही देख सकते हैं जब मास का जो प्रोडक्ट है दोनों ऑब्जेक्ट्स का वो एक्सट्रीमली लार्ज हो। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स का मास छोटा है तो इनका जो इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? तो इस यूनिवर्स के अंदर कोई से भी आप दो ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स
बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स होती है। इसका इफ़ेक्ट आपको जब भी नज़र आएगा जब दोनों बॉडीज़ के मास का प्रोडक्ट एक्सट्रीमली लार्ज हो। क्लियर है? अब देखिए, अब आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसको मैं क्या करता हूँ आपको एक्सप्लेन साथ ही साथ करता हूँ। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। देखिए, इसमें ये कहते हैं इस यूनिवर्स के अंदर कोई सी भी दो ऑब्जेक्ट्स आप ले लीजिए, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी उन दोनों के बीच में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगती है F, तो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जितना इनके मासेस का प्रोडक्ट होगा, जितना ज़्यादा इनके मासेस का प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी, वीक होगी। अब देखिए, इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, तो इस यूनिवर्स के अंदर कोई से भी आप दो ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, उनके बीच में क्या होगी, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी। वो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जितना ज़्यादा इन दोनों बॉडीज़ के मास का प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड, इनके बीच का डिस्टेंस r ले लीजिए, जितना इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी, वीक होगी। मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंबाइन करते हैं तो आ जाता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम किसी ना किसी कांस्टेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो यहाँ पर जो कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे वो होता है g। क्लियर है? हमारे पास आया क्या, f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है इसको जब भी हम हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाकर, और यहाँ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कांस्टेंट आपको अभी लर्न करना पड़ेगा, बड़ी क्लासेस में आप समझ पाएंगे कि हमने इसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से क्यों मल्टीप्लाई किया है। ये अभी आपकी हेडेक नहीं है। तो देखिए, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो होता है g, और इसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये थ्रू आउट यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। ये कहीं पर ना तो ज़्यादा होगा ना कहीं पर कम होगा, ये थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए दो बॉडीज़ दे रखी है, एक का मास F1 है, m1 है, और एक का मास m2 है। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के दौरान हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल जी। इस तरीके से जी बनाना है, इस तरीके से मत बनाना, सही। इसका सिंबल इस तरीके से होता है, क्लियर है। अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट है इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या शॉर्ट में आप इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना ही किसी प्लेस के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू थ्रू आउट यूनिवर्स में आप कहीं पर भी चले जाइए, वो क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ना ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ना ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अब देखिए, अब हम इसकी SI यूनिट देख लेते हैं क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या था, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था। तो यहाँ से आप क्या करिए, G की वैल्यू निकाल लीजिए। तो G की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, G की वैल्यू आएगी F इंटू आर स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे G की वैल्यू आ गई। F की वैल्यू ये होती है, तो मैं G की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँगा, m1 m2 को नीचे ले जाऊँगा। अब मुझे क्या करनी है, इसकी SI यूनिट निकालनी है। तो देखिए फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। रेडियस डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो मीटर की पावर 2 आ गया। और मास की क्या होती है, केजी। केजी 2 बार है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, किसकी, केजी की पावर क्या होगी, -2 हो जाएगी जब आप इसको नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे। क्लियर है। तो इसकी SI यूनिट जरूर याद कर लीजिएगा, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये किसकी SI यूनिट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की ये SI यूनिट है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है, कैपिटल G की वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और इसकी SI यूनिट यहाँ पर हमने पहले ही निकाल ली है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हमें डेफिनेशन बनानी हो तो वो क्या होगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डेफिनेशन हम बनाएंगे वो फार्मूला से ही बनाएंगे, सही है। फार्मूला क्या है हमारे पास, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर m1 की वैल्यू रख देता हूँ 1 kg, m2 की वैल्यू रख देता हूँ 1 kg और r की वैल्यू रख देता हूँ 1 मीटर, तो इस केस में f किसके बराबर आ जाएगा, g के। क्यों, मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 1 हो जाएगी। तो इस केस में f किसके बराबर आ जाएगा, g के। तो इस केस में हम डेफिनेशन बना लेंगे किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है, सही है। यहाँ पे देखिए g किसके बराबर है, f के बराबर है। तो यहाँ इसका मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। बस उसमें कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये होती है दो बॉडीज़ जिनका मास 1 kg है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो उन दोनों बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होती है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होती है। दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए आपको दो मासेस दे रखे हैं,
दोनों का मास जो है 1 kg है और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। मास कितना है दोनों का? 1 kg और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर वो होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे? द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 kg केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। द वैल्यू ऑफ G, सही, हैज़ बीन फाउंड टू बी, और जो आप वैल्यू निकालेंगे G की वो इतनी निकलेगी। ये आपको याद करनी है, ये आपकी हेडेक नहीं है कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये आप बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर उनका जो इफ़ेक्ट होता है ग्रेविटेशन फोर्स का वो हमें नहीं दिखता। उसका रीज़न क्या है? उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि दोनों के मासेस का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो बहुत ही वीक फोर्स होती है। इसका इफ़ेक्ट वहीं नज़र आएगा जहाँ पर जो बॉडीज़ हैं उनके मास का प्रोडक्ट एक्सट्रीमली लार्ज होता है, लाइक हेवनली बॉडीज़। मान लीजिए इसका जो है इफ़ेक्ट है आपको नज़र आएगा अर्थ और सन के बीच में। सन क्या करता है? अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को क्या करता है? अपने चारों ओर घुमाता है। क्लियर है? अच्छा, मून जो होता है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के अराउंड क्या करता है? घूमता रहता है। क्लियर है? तो इफ़ेक्ट जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वही नज़र आएगा जहाँ पर हेवनली बॉडीज़ होंगी। हेवनली बॉडीज़ मतलब जिनका मास एक्सट्रीमली लार्ज होता है। अब देखिए एप्लीकेशन समझ लीजिए आप लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। इन द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स मूव इन ऑलमोस्ट circular orbit around the sun and satellites move in a circular orbit around the planets। क्लियर है? देखिए सोलर सिस्टम में क्या होता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सन के अराउंड क्या होते हैं? एक ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उनको क्या करती है? सन के अराउंड घुमाती रहती है। क्लियर है? अच्छा, जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, तो मून जो होता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के अराउंड क्या होता है? चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। क्लियर है? तो ये किसके कारण है? सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हमारा सोलर सिस्टम भी ना हो। तो सोलर सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस है वो है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? इसमें सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमते हैं जो वो उन प्लैनेट्स के ऊपर लगाता है, और जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के अराउंड क्या करते हैं? घूमते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट फ्रॉम डेट प्लैनेट। क्लियर है? मून जो होता है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मून को क्या करती है? घुमाती है अपने चारों ओर। अच्छा, अब देखिए, अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपेडल फोर्स इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। देखिए, मान लीजिए ये आपको सन दे रखा है, इसके अराउंड अर्थ जो है घूम रही है। वो किस वजह से घूम रही है? क्योंकि सन क्या कर रहा है? इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उस कारण अर्थ क्या होता है? वो सन के अराउंड घूमता रहता है। क्लियर है? अच्छा, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन शो करती है तो उस केस में जो फोर्स लग रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेडल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेडल फोर्स। सेंट्रीपेडल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाती है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपेडल फोर्स है वो कौन सी है? सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ के ऊपर लग रही है। अच्छा, इन द केस ऑफ प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन द सेंट्रीपेडल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द gravitational force of sun, and in the case of satellite moving around the planets
द सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट। तो अब देखिए यहाँ पर जितने भी प्लैनेट जो हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं वहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। और जितने भी सैटेलाइट जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं उस केस में सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट प्लैनेट। अच्छा अब देखिए इसके बाद कुछ एक दो और हम क्या करते हैं एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब देखिए द टाइड्स इन द सी फॉर्म्ड बाय द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द सी आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच द मून एंड द सन एक्सर्ट्स ऑन द वाटर सरफेस इन द सी। देखिए समुद्र में जो होता है हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं। उस केस में क्या होता है पानी जो होता है समुद्र के अंदर अपने आप ही ऊपर की तरफ उछलता है। अब उसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए सन की और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? वो किसके ऊपर फोर्स लगती है? वो अर्थ के ऊपर वाटर के ऊपर क्या करती है? फोर्स लगती है। जो हाई टाइड और लो टाइड आती है वो किसके कारण आती है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन विच इज एक्सर्टेड ऑन द वाटर सरफेस इन द सी। इसी के कारण क्या होता है हाई टाइड और लो टाइड बनते हैं। इसके अलावा रेन जो होती है, रेन में वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। वो किस कारण गिरते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लियर है? अच्छा अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं वो किस कारण एग्जिस्ट करता है? वो करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन गैसेस। क्लियर है? अर्थ क्या करती है उसके अराउंड जितनी भी गैसेस होती है उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इसलिए वो उसको छोड़कर नहीं जा पाती है। अब देखिए इसके बाद आता है केपलर्स लॉ। देखिए केपलर्स लॉ वैसे आपके कोर्स में नहीं है फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ एक स्कूल्स में ये करवा देते हैं। देखिए केपलर्स ने 3 लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर, तो वही मैं क्या करूँगा वो आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। देखिए सबसे पहला लॉ है केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द प्लैनेट्स मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। देखिए सबसे पहले फोकाई और इलिप्टिकल पाथ समझ लीजिए क्या होता है। देखिए आपने सर्कल तो देखा होगा, सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है। ऐसे ही इस तरह की जो शेप होती है इसे बोलते हैं हम एलिप्स। इसे क्या बोलते हैं? एलिप्स। सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है, ऐसे ही इसके अंदर 2 फोकस होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? 2 फोकस होते हैं, चपटा बोलते हैं हिंदी में। देखिए इलिप्टिकल पाथ इस तरीके का होता है, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता है, ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। अब वो कहता है प्लैनेट्स मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब देखिए ऐसा होता है, पहला लॉ ये कहता है केपलर्स का कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। वो क्या करते हैं? एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। मान लीजिए अर्थ है तो अर्थ क्या करेगी? सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में घूमेगी। इस केस में सन की जो पोजीशन होगी वो इन दोनों फोकाई में से कोई एक होगी। तो सन इस फोकस पर भी हो सकता है और सन इस फोकस पर भी हो सकता है। तो देखिए पहला लॉ क्या कहता है? केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और सन की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? वन ऑफ द 2 फोकाई। किसी प्लैनेट के लिए वो इस वाले फोकस पर होगा, किसी दूसरे प्लैनेट के लिए वो दूसरे वाले फोकस पर होगा। और हर प्लैनेट का अपना अलग एक इलिप्टिकल पाथ होता है। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे प्लैनेट जो होते हैं उन सबका एक ही इलिप्टिकल पाथ होगा। सबका क्या होता है? अलग अलग इलिप्टिकल पाथ होता है। और वो जिस इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं उसके 2 फोकस होंगे, उनमें से ही किसी एक फोकस के ऊपर सन होगा। अब देखिए इसके बाद आता है केपलर्स का सेकंड लॉ। देखिए केपलर का सेकंड लॉ काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा।
इसमें ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। देखिए केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है? केपलर का सेकंड लॉ कहता है ईच प्लैनेट revolves around the sun in such a way that the line joining the planets to the sun sweeps over equal area in equal interval of time। देखिए ये कहते हैं, मान लीजिए पहले तो फर्स्ट लॉ देख लीजिए। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सारे के सारे प्लैनेट्स जो होते हैं सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, सही है। अब सपोज कर लीजिए हम अर्थ का केस ले रहे हैं। अर्थ जो होगा एक इलिप्टिकल पाथ में क्या होगा, सन के अराउंड घूमेगा, और सन जो है किसी ना किसी, ये दो फोकस होते हैं एलिप्स में, तो उनमें से किसी एक फोकस पर होगा। क्लियर है? अच्छा अब देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ ये कहता है ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए मान लीजिए अर्थ जो है यहाँ से यहाँ तक 1 मंथ में पहुँची है, तो अब आप क्या करिए, अर्थ की ये जो पोजीशन है उसको आप क्या करिए, सन की पोजीशन से ज्वाइन कर लीजिए। ये इनिशियल पोजीशन है अर्थ की और ये फाइनल पोजीशन है, दोनों पोजीशन को आप क्या करिए, सन की पोजीशन से ज्वाइन कर लीजिए। अब ये जो एरिया होगा, क्लियर है, ये किसके बराबर होगा? अब मान लीजिए अर्थ जो है दूसरे केस में यहाँ से यहाँ तक जाती है 1 मंथ के अंदर, यहाँ पर भी 1 मंथ में यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ पर भी 1 मंथ में यहाँ से यहाँ जा रही है। तो अब वही दोबारा से अर्थ की जो इनिशियल पोजीशन है उसको सन की पोजीशन से ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल पोजीशन जो है अर्थ की उसको आप क्या करिए, सन की पोजीशन से ज्वाइन कर लीजिए। अब ये जो एरिया होगा ये इसके बराबर होगा। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए गर्मियों का टाइम है, ये 1 मई में अर्थ यहाँ थी और 31 मई में अर्थ यहाँ आ गई, तो मतलब 1 महीने में उसने इतना एरिया स्वेप्ट किया। क्लियर है? अच्छा अब ठंड के केस में क्या होगा, मान लीजिए 1 दिसंबर में यहाँ पर है अर्थ और 31 दिसंबर में यहाँ पहुँच गई, तो अब इसमें कितना एरिया स्वेप्ट किया उसने, ये वाला एरिया। तो ये दोनों एरिया क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। क्यों? इन दोनों केसेस में टाइम सेम है, तो एरिया जो स्वेप्ट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? अच्छा देखिए इससे एक चीज़ और पता लगती है। क्या पता लगती है कि यहाँ ये सन की पोजीशन है, ये अर्थ की पोजीशन है। सन के जितना नज़दीक अर्थ होगा उतनी तेज़ उसकी क्या होती है, स्पीड होती है रेवोल्यूशन की। जितना दूर होगा उतनी उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। अब देखिए अर्थ ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 महीने में, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 महीने में, तो ज़्यादा डिस्टेंस ये वाला है और ये डिस्टेंस क्या है, कम है। अच्छा यहाँ पर जो पोजीशन है अर्थ की वो नज़दीक है सन के मुकाबले, सही है, और यहाँ पर जो अर्थ की पोजीशन है सन के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब जितना क्लोज़र होता है अर्थ सन के उतना फास्ट वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन अर्थ। क्लियर है? अच्छा तो एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए ये कहता है सेकेंड लॉ, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए वो कहता है मान लीजिए 1 मई में अर्थ यहाँ पर है और सन यहाँ पर है, सही, सन की पोजीशन तो हमेशा फिक्स रहती है। अच्छा 31 मई में अर्थ यहाँ पर आ गई, तो अब आप क्या करिए, लाइन ज्वाइन कर लीजिए इनिशियल पोजीशन ऑफ अर्थ टू द सन और फाइनल पोजीशन ऑफ अर्थ टू द सन। अब इनके बीच का जो एरिया होगा, ये जो एरिया वो स्वीप कर रही है कौन, अर्थ, वो किसके बराबर होगा। अब दूसरा केस ले लीजिए, 1 दिसंबर को मान लीजिए यहाँ पर है, 1 दिसंबर को यहाँ पर है अर्थ और 31 दिसंबर में यहाँ पहुँच गई। अब फिर वही लाइन ज्वाइन कर लीजिए। अब ये जो एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर होगा। इसका मतलब जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? ये देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप बार बार ना पढ़िएगा कि भाई इसमें ये क्या कह रहा है। सेकंड इसका एक और लॉजिक है, देखिए यहाँ पर जो है अर्थ की जो पोजीशन है, अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से क्या है, कम है, तो यहाँ पर वो तेज़ी से रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे अर्थ की जो पोजीशन है
डिस्टेंस जो है सन से वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो धीरे से रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ केपलर का। देखिए केपलर का थर्ड लॉ कहता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेक्स टू मूव अराउंड द सन। क्लियर है? देखिए ऐसा होता है, देखिए जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना उनका जो डिस्टेंस होता है सन से वो वेरी करता है टाइम टू टाइम। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कोई कहता है डिस्टेंस जो है ना अर्थ और सन के बीच में इतना है, वो एग्जैक्ट नहीं बताता है, वो क्या होता है मीन डिस्टेंस होता है। क्यों? सन का जो डिस्टेंस है ना अर्थ से वो हर रोज़ चेंज होता है, हर रोज़ क्या होता है चेंज होता है। क्यों? अर्थ जो होती है सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। मान लीजिए अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस जो है ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। सही है? कुछ दिनों में फिर वो यहाँ आ जाएगी, कुछ दिनों में यहाँ आ जाएगी, कुछ दिनों में यहाँ आ जाएगी, कुछ दिनों में यहाँ आ जाएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी डिस्टेंसेस हमें पता होते हैं उनका हम क्या करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अब देखिए आप मान लीजिए मीन डिस्टेंस जो है बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ सन वो है r, तो अब आप क्या करिए r क्यूब निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे हम? r क्यूब। और वो जो प्लैनेट है वो t टाइम ले रहा है। क्या ले रहा है? t टाइम ले रहा है इन वन कंप्लीट रोटेशन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। देखिए यहाँ पर r जो है वो मीन डिस्टेंस है बिटवीन प्लैनेट्स एंड सन, और t टाइम क्या है? t वो टाइम है जिस टाइम में अर्थ के अराउंड वो प्लैनेट क्या करता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है। क्लियर है? अब वो कहते हैं इस केस में r क्यूब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t स्क्वायर के। r क्यूब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t स्क्वायर के। क्लियर है? अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। वो कांस्टेंट मैंने k ले लिया, तो ये आएगा r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो इसका सीधा मतलब है r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर हमेशा क्या होता है फिक्स होता है हर प्लैनेट का। क्लियर है? देखिए r तो है मीन डिस्टेंस है बिटवीन प्लैनेट्स एंड सन, और t है टाइम जिस टाइम में वो एक चक्कर लगाएगा। तो r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जो होता है वो हर प्लैनेट का क्या होता है हमेशा फिक्स होता है। वो क्या होता है हमेशा फिक्स होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप r और t जरूर समझ लीजिएगा। r जो है वो मीन डिस्टेंस है बिटवीन प्लैनेट एंड सन, और t वो टाइम है जिस टाइम में वो एक चक्कर लगाता है पूरा किसका? सन का। तो इस केस में हर प्लैनेट का r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है। अब देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है ये मैं आपको समझाता हूँ, किस तरीके से हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ लाएंगे। देखिए भाई ऐसा होता है, मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट है उसको सर्टेन हाइट से क्या किया हमने ड्रॉप किया। सही है? तो वो क्या होगा हमेशा सरफेस ऑफ द अर्थ की टुवार्ड्स क्या होगा मूव करेगा। क्लियर है? अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर अर्थ क्या कर रही है फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। सही है? इसलिए अर्थ ने क्या किया इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लिया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है जितनी फोर्स ये अर्थ लगा रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट लगा रहा है इस अर्थ के ऊपर। तो ये अर्थ क्यों नहीं ऊपर आ जाती? वो जो ऑब्जेक्ट है वो ही क्यों नीचे आ रहा है, अर्थ क्यों नहीं ऊपर चली जाती? क्लियर है? ये थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक बार पहले डाउट देख लीजिए। डाउट क्या है? डाउट ये है, मान लीजिए स्टोन है, इसको मैं ड्रॉप करूँगा तो ये अर्थ सरफेस पे जाके गिर जाएगा। क्लियर है? अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रही है अर्थ, इस कारण ही नीचे जा रहा है। यही तो हम लॉजिक दे रहे हैं।
अर्थ क्या कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, इस कारण ये नीचे गिर जाता है। मगर न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है जितनी फोर्स अर्थ इसके ऊपर लगा रही है उतनी फोर्स ये भी तो अर्थ के ऊपर लगा रहा है, अर्थ क्यों नहीं ऊपर आ जाती। क्लियर है। अब ये डाउट है, ये मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए फोर्स का। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, मास को नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, फोर्स अपॉन मास के। क्लियर है। अब देखिए दोनों केसेस में फोर्स तो सेम है, दोनों केसेस में फोर्स क्या है, सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट लगा रहा है अर्थ के ऊपर, वो तो दोनों सेम है। मगर अर्थ के केस में m की वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज होती है, इसलिए a की वैल्यू क्या होती है, इतनी कम आती है कि वो हमें नज़र नहीं आती, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। देखिए पहले इसमें देखिए रिलेशन क्या कहता है, a जो है वो f अपॉन m है। अब आप ये तो मानेंगे जितना ज़्यादा m होगा उतनी a की वैल्यू कम होगी, उतनी a की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब देखिए f जो है, फोर्स जो है जो अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर और जो ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर, वो दोनों का सेम है। मगर अगर आप एक्सीलरेशन देखोगे ऑब्जेक्ट के अंदर तो m की वैल्यू स्मॉल है, इसलिए a की वैल्यू बड़ी आती है। और अगर मान लीजिए आप m की वैल्यू देखते हो अर्थ के केस में तो वो एक्सट्रीमली लार्ज आती है, तो इसलिए a इतना कम आता है कि वो नेग्लेक्ट हो जाता है, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो देखिए ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई लार्ज मास ऑफ अर्थ देयर इज नो एक्सेलरेशन इन अर्थ, या फिर जो एक्सेलरेशन होती भी है अर्थ में वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अब ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू अर्थ वी कैन सी एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब देखिए a का फॉर्म होता है f अपॉन m, जितनी ज़्यादा वैल्यू f उसकी होगी m की होगी उतना a क्या होगा, कम होगा। अब अर्थ जो होता है उसका मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आप गिन के भी नहीं बता सकते कि कितना ज़्यादा है। क्लियर है। इसलिए देयर इज़ नो सच एक्सेलरेशन इन अर्थ, बट जो मास होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कम होता है। आप जितना मर्जी मास ले आइए, वो मास जो होगा अर्थ के मुकाबले नेग्लिजिबल ही होगा। तो इसलिए होता क्या है, अर्थ में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, या जो होती भी है वो हमें नज़र नहीं आती, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। और जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमें एक्सेलरेशन नज़र आती है। तो इसका आंसर आप क्या लिख के आएंगे, ड्यू टू एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ अर्थ देयर इज नो मूवमेंट इन अर्थ। अब देखिए अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, फ्री फॉल क्या होता है। अब देखिए अब हम नए कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, फ्री फॉल। देखिए फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, देखिए फ्री फॉल का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको जस्ट सिंपल ड्रॉप कर दूं, मतलब मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। सही है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ओनली, सही है, अगर हम ड्रॉप करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, फ्री फॉल कहलाएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ से पत्थर ड्रॉप किया और उसको ऐसे मार रहा हूँ नीचे, अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, वो फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। क्यों, जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रही हैं, एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, एक मेरी फोर्स लग रही है। सही है। तो फ्री फॉल के केस में क्या होता है, हमें कोई फोर्स नहीं लगानी, हमें उसको सिंपल ड्रॉप करना है और वो ड्रॉप होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ओनली। तो अगर मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूँ तो ये क्या होगा, फ्री फॉल कहलाएगा। अगर मैं इसे ऐसे झटके से मारता हूँ तो वो फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। दूसरा केस, मान लीजिए मैं कागज़ लेता हूँ, कागज़ को ड्रॉप करता हूँ, बस सिंपल ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो वो भी फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। रीज़न बिहाइंड, रीज़न ये है क्योंकि हमारे एयर जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। सही है। आप ईंट को ऊपर से फेंकते हैं
वो तो सीधा आ जाएगी नीचे। मगर अगर आप किसी कागज़ को नीचे फेंकते हैं, छोड़ते हैं, जस्ट ड्रॉप करते हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा, एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, एयर की फोर्स लगेगी, तो वो लहराता हुआ क्या होगा, नीचे आकर गिरेगा। तो वो भी फ्री फॉल नहीं कहलाता है। फ्री फॉल में केवल एक ही फोर्स लगनी चाहिए, ग्रेविटेशन फोर्स। अगर कोई भी बॉडी फॉल करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ओनली, देन उसको हम क्या करेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। अगर कोई भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, लाइक मस्कुलर फोर्स आप लगा रहे हो, या एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है, या कुछ कोई भी दूसरी फोर्स लग रही है, तो वो फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। तो देखिए, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवार्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल, मतलब विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब भी हम फॉल कराएंगे किसी बॉडी को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ओनली, मतलब कोई भी दूसरी फोर्स उसके ऊपर ना लगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवार्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल। द हैवियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज द लाइटर ऑब्जेक्ट्स accelerate at the same rate. The acceleration produced in the freely falling body is same for all the bodies and it does not depends on the mass of the falling body. देखिए, अब इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक तो 10 kg का ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फेंक रहे हैं और एक 1 kg का ऑब्जेक्ट हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, जैसे ही आप इनको फ्री फॉल कराओगे तो इनमें एसिलरेशन होगी। वो एसिलरेशन जो होगी ना, दोनों की सेम होगी। कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको एक ही जगह हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से, और इसे बोलते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास अलग है, मगर फिर भी दोनों में एसिलरेशन क्या होगी, सेम होगी। कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस एसेलरेशन को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे बोलते हैं एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए दोनों को आपने एक ही टाइम पर ड्रॉप किया तो दोनों एक साथ नीचे आएंगे। चलो मैं मान लो इसका वेट जो है 2010 kg कर रहा हूँ, सही, और इसका 1 kg। उस केस में भी दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पर नीचे आएंगे, अगर दोनों के दोनों फ्री फॉल हो रहे हैं। फ्री फॉल के केस में जो एसिलरेशन प्रोड्यूस होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो हमेशा फिक्स रहती है। इसका एक डेरिवेशन है, वो मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर है? तो फ्री फॉल जो है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कोई बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली फॉल कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, फ्री फॉल कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा, फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर, वो हमेशा कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, और ये कभी भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, अब देखिए बच्चे इसमें भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं हमने एक तो कागज़ फेंका ऊपर से और एक पत्थर फेंका, तो पत्थर तो आ जाता है नीचे, मगर कागज़ बहुत देर बाद नीचे आता है, तो यहाँ तो हमारा फ्री फॉल का जो कॉन्सेप्ट मैं आप समझा रहे हो वो गलत हो गया। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कागज़ जो है काफ़ी देर बाद नीचे आएगा, सही, और पत्थर एकदम से नीचे आएगा। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, कागज़ को जब आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो तो वो फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा फ्री फॉल? क्योंकि उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस लगता है, इसलिए वो फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए आप एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करें जहाँ पर वैक्यूम हो, वैक्यूम में अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कागज़ और पत्थर दोनों एक ही टाइम पर क्या होंगे, नीचे गिरेंगे, और दोनों में सेम एक्सेलरेशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। वैक्यूम का मतलब होता है स्पेस विदाउट एयर, ऐसी जगह जहाँ पर एयर हो ही ना। जब एयर नहीं होगी तो एयर का रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। क्लियर है? तो अब आपको तो समझ आ गया होगा, जब भी हम कागज़ को ऊपर से फेंकते हैं तो फ्री फॉल नहीं करता। क्यों? उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस लगता है। और फ्री फॉल क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगनी चाहिए। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर सिर्फ लगनी चाहिए, बाकी कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए, लाइक मस्कुलर फोर्स या फिर
एयर का रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट अभी दे ही दिया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सम हाइट, अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो एक्सीलरेशन होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है जब वो फ्रीली फॉल करता है, जबकि वो फ्रीली फॉल करता है। अब देखिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल होता है स्मॉल जी, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कई जगह ना कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको 10 मान लेते हैं, सही। मगर जब आपसे पूछी जाएगी जी की वैल्यू तो आप यही लिख कर आएंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप 10 नहीं लिख कर आएंगे, वो सिर्फ न्यूमेरिकल यूज़ के लिए होता है, वो भी जब वो कहें कि आप ले लो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। अच्छा, आप देखिए, इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टू द ग्राउंड अंडर द एक्शन ऑफ अर्थ ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 9.8 मीटर per second for every second of the time it is falling. When a body is dropped freely, it falls with a acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, इसका मतलब है मैंने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, फ्रीली फॉल करवा रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, हर सेकेंड जो होगी इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड क्या होगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, 9.8। 2 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, 9.8, फिर बढ़ जाएगी 19.6 हो जाएगी, और 3 सेकेंड बाद फिर 9.8 बढ़ जाएगी 29.4। हर सेकेंड जो है उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, ये न्यूमेरिकल, सॉरी, मैं अब आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो 9.8 क्यों होता है। काफ़ी टफ है, मगर आप गौर से समझेंगे तो बड़े आराम से ये समझ आ भी जाएगा आपको। अब देखिए, इफ़ वी ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अ डिस्टेंस r from the center of the earth of mass m, then force exerted by the earth on the body is given by universal law of gravitation as। देखिए, मान लीजिए एक बॉडी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए अर्थ की सरफेस है, इससे एट ए हाइट ऑफ r हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करवाते हैं। अब इस केस में इनके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो क्या होगी, उसके लिए मैं इसका मास m1 मान लेता हूँ और अर्थ का मास मान लेता हूँ m2, सही है। तो वो किसके बराबर होगा, F = g m1 × m2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो आप डिस्टेंस लोगे वो सेंटर ऑफ द अर्थ से लोगे। आप क्या लोगे, सेंटर ऑफ द अर्थ से। अब इस केस में मान लीजिए ये जो रेडियस है अर्थ की वो है स्मॉल r, सही है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अच्छा, ये जो कैपिटल R होता है ये एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू होती है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल R प्लस स्मॉल r को स्मॉल r के बराबर ले लेते हैं। क्यों, ये डिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, सही है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए आपको ये अर्थ दे रखी है और ये इसका सरफेस है, इसके सरफेस से एट ए डिस्टेंस ऑफ r यूनिट हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, सही है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m1 है और इसका मास जो है अर्थ का वो है m2। तो इनके बीच का जो
ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, F इजिकल टू जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। एक बात ध्यान रखना, अर्थ से जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसके सेंटर से मेज़र करेंगे हम। कहाँ से मेज़र करेंगे, सेंटर से। सही। अच्छा, ये जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मगर ये जो कैपिटल R होता है ये इस R के मुकाबले बहुत कम होता है, तो इसे मैं सिंपल R ले लेता हूँ, तो अपॉन आ जाएगा R स्क्वायर। सही। तो इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। इस डिस्टेंस को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत कम है। तो यहाँ पे m1 हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, m2 हो गया मास ऑफ द अर्थ, और r हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर है। अब देखिए ये मैं यहीं पे आपको करवा देता हूँ। देखिए तो हमारे पास f का फॉर्मूला है बच्चों, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए f का क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू ए। क्या होता है, m इंटू ए। यहाँ पर m1 जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, उसे मैंने ले लिया m, और m2 जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, उसे ले लिया मैंने कैपिटल M। अब देखिए f का क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू ए। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो f का क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू ए। जी m1 की वैल्यू स्मॉल m है, m2 की वैल्यू कैपिटल M है, अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए m से m कट जाएगा तो a किसके बराबर होगा, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर के। सही। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ द अर्थ हमें पता होती है, और रेडियस ऑफ द अर्थ हमें पता होता है। सही। इन सब की वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर लीजिएगा। सही। और जब उसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, अप्रॉक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अच्छा, अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है ये किस में होगी, ऑब्जेक्ट के अंदर होगी। रीज़न बिहाइंड F इजिकल टू m में है, तो अगर मैं m क्या ले रहा हूँ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर a जो होगी वो क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट होगी। तो इस a को हम क्या ले लेते हैं, g। तो इसलिए g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्लियर है। ये थोड़ा टफ तो है, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो और टफ होगा। क्यों, कैपिटल G कैपिटल M और ये R रेडियस ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो जब आप उनको कैलकुलेट करोगे तो आपको मुश्किल आएगी। मगर आप 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे F का फॉर्मूला क्या लगाया हमने, m इंटू ए। M के लिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस केस में a जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे m जो है मास लूँ अर्थ का, तो a क्या आएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अर्थ आएगी। क्लियर है। अब देखिए इस केस में आपको साफ दिख रहा है कि g की वैल्यू जो होती है, स्मॉल g की वैल्यू वो होती है कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर मास जो है ऑब्जेक्ट का आ ही नहीं रहा है, इसलिए जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी किसी ऑब्जेक्ट में अंडर फ्री फॉल, तो वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्यों, उसका जो फॉर्मूला है उसमें उसका मास तो आ ही नहीं रहा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का मास आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा। अर्थ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में करें तो उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आप निकाल के देखना, वैल्यूज़ पुट कर देना, नोट्स में दी हुई है, सॉल्व करोगे तो 9.8 के आसपास ही आ रहा होगा। बेशक एग्जैक्ट ना आए मगर अप्रॉक्सीमेट आ रहा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये काफ़ी टफ है डेरिवेशन, फिर भी आपको क्या करना है,
इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करना है। अब देखिए मास ऑफ द अर्थ यहाँ पर दे रखा है 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या दे रखा है 6.4 × 10⁻6। इसे सॉल्व कर आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद आता है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ये अर्थ पर हर जगह सेम नहीं है, अर्थ पर हर जगह ये सेम नहीं है। देखिए द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। देखिए इसमें जो है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किस पर, अर्थ पर, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। R मैं कैपिटल ले लेता हूँ, R हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, M हो गया मास ऑफ द अर्थ, G हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखिए ये दोनों वैल्यूज़ जो होती है ना हर जगह सेम होती है, अर्थ की हमेशा सेम रहती है, क्लियर है। मगर रेडियस जो होता है अर्थ का वो चेंज होता रहता है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। तो इसी कारण क्या होता है G की वैल्यू जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट अर्थ। अब देखिए हाँ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ एज ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G एंड मास ऑफ द अर्थ आर ऑलवेज कांस्टेंट। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एज लॉन्ग एज radius of the earth remains constant, hence the value of G is constant at a given place on the surface of the earth. This is due to the fact that the earth is not a perfect sphere, so the value of capital R is not same at all the places. देखिए जहाँ मान लीजिए आप 2-3 प्लेसेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ अगर सेम है तो उस केस में स्मॉल g की वैल्यू भी वहाँ पर सेम होगी। अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ चेंज होता जा रहा है तो वहाँ पे g की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो देखो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि g की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम होती है और कहाँ पर मिनिमम होती है। देखिए सिंस द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज मिनिमम। देखिए जो पोल्स हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जो पोल्स हैं वहाँ पर जो रेडियस होता है अर्थ का वो क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स। देखिए ऐसा होता है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए आर की वैल्यू बढ़ेगी तो स्मॉल जी कम होगा, अगर आर की वैल्यू कम होगी तो स्मॉल जी क्या होगा, बढ़ेगा। आर को बढ़ाओगे तो स्मॉल जी कम, आर को घटाओगे तो स्मॉल जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो पोल्स होता है वहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, मिनिमम होती है। तो जब ये मिनिमम हो रहा है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब पोल्स पर मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, स्मॉल जी की। अगेन द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर पर क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए वहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। देखिए जब आप पोल्स पर जाएंगे तो वहाँ पर रेडियस कम होता है अर्थ का बाकी स्पेसिस की जगह के मुकाबले, इसलिए वहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। और इक्वेटर पर जो आर की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज एंड हेंस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। ऐसा होता है जब भी आप सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो होता है अर्थ के सेंटर से वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है
द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट डिक्रीजेज ऑन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ और गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए ऐसा होता है, ये मान लीजिए अर्थ की सरफेस है जहाँ पर हम रहते हैं, इससे अगर आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो उस केस में क्या होगी, जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और अगर आप गलती से सेंटर पर पहुँच गए तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। वहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है? सरफेस ऑफ द अर्थ पे मैक्सिमम है, उससे ऊपर जाओगे तो कम, नीचे जाओगे तो भी कम। और अगर आप कहीं गलती से सेंटर ऑफ द अर्थ पर पहुंच गए तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो देखिए ये आप वेरिएशन जो है ये याद कर लीजिएगा। पोल्स पर जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। सरफेस ऑफ द अर्थ पर मैक्सिमम होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाते हो तो मिनिमम, नीचे जाते हो तो भी मिनिमम। और अगर गलती से सेंटर पर पहुंच जाते हो तो वहाँ क्या हो जाती है, जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है।